सेक्शन 112 एक शब्द इस्तेमाल करता है कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कैन यू सी दैट? क्या आप लोग सेक्शन 112 में जाके देख सकते हैं कि कॉन्क्लूसिव प्रूफ शब्द का प्रयोग किया गया है? अब ये है क्या? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड कॉन्क्लूसिव प्रूफ यूज्ड अंडर 112। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ठीक, अब क्या कहता है कि भाई यहां पे एक एफ और एम नाम के पर्सन की शादी हो गई। ठीक है, सो मिस्टर एफ एंड एम इस पॉइंट पे शादी कर लेते हैं, एक वैलिड शादी करते हैं। ठीक है, इनकी शादी क्या है? एक वैलिड मैरिज है। ठीक है, शादी कर लिया। अब शादी करने के बाद ये लोग हैप्पी मैरिड कपल की तरह रहना शुरू कर दिए। ओके, अब रहते रहते जब 3 महीने हो गए, 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स हस्बैंड को खबर आई कि मुबारक आप फादर बन गए। ठीक है, सो हियर द चाइल्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, 3 महीने के बाद, कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद हस्बैंड किसी टूर पे गया हुआ था, उसको एक खबर आई कि आप पिता बन गए। ओके, नाउ द हस्बैंड वांट्स टू से हाउ इज इट पॉसिबल, आई गॉट मैरिड 3 मंथ्स बिफोर। और उसने पूछा कि ये बताइए कि क्या इट्स अ वेल मैच्योर्ड चाइल्ड, मतलब कि कोई जो प्री मैच्योर्ड चाइल्ड तो नहीं है? बोले सर नॉर्मल रेगुलर डिलीवरी। ओके, नॉर्मल डिलीवरी, रेगुलर। ओके, जेस्टेशन पीरियड वाज कंप्लीटेड, यस और नो? अब ये पर्सन कहता है आई एम नॉट द फादर, नॉट द फादर ऑफ दिस चाइल्ड। ओके, तो चाइल्ड भी पालने में मुस्कुराता है उसकी मम्मी भी मुस्कुराती है और कॉट भी मुस्कुराता है। क्या? ओके, 112 के अकॉर्डिंगली कैन आई से ही इज द फादर ऑफ दैट चाइल्ड? अनलेस छोड़ो, अनलेस बात की कहानी। 112 का जनरल रूल बताओ, कैन आई से ही इज द फादर ऑफ द चाइल्ड? पहले जनरल रूल बताने की कोशिश करो। अब देखो कुछ लोग, बहुत लोग हैं वहां पे। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। सो सिंपल रूल इज दैट प्रिजम्पशन क्या किया जाएगा? लेजिटिमेसी का प्रिजम्पशन किया जाता है, ये बच्चा इसी का लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। ये सुनो, पॉइंट टू बी नोटेड, इसके फादर कौन माने जाएंगे? मिस्टर एफ। ओके, इसलिए मैं सेक्शन 112 के लिए एक जोक सुनाता हूं। अक्सर मैंने ये जोक सुनाया है, आज फिर आप लोगों को भी सुनाता हूं कि 112 पे एक जोक है। ओके, इस देश को समझने की कोशिश करिएगा, बायोलॉजी को समझने की कोशिश करिएगा और इस जोक को समझने की कोशिश करिएगा। एक हरियाणा में एक टीचर जो है क्लास में पढ़ा रहे थे और उन्होंने पढ़ाते हुए बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बताओ कि सत्य और विश्वास में क्या अंतर है? तो एक बच्चा ने हाथ उठाया और कहा कि सर आपकी माता जी आपकी माता है, ये सत्य है, लेकिन आपके पिता हैं, ये आपका। तो जो भी हमारे फादर है वो हमारा विश्वास है कि यही है। द रियलिटी नोज समवन इन द वर्ल्ड। ये सुनो, बस हमें बता दिया गया बेटा यही। मम्मी पक्का? हाँ यही। ओके, ये सुनो, रिमेंबर द लाइन। अब कहेगा कोई कि सर ये क्या बात चल रही है? इट्स अ हार्डकोर रियलिटी। मैटरनिटी इज अ फैक्ट बट पैटर्निटी इज अ प्रिजम्पशन। 112 clearly says if a woman has given a birth to a child, she can't say that after the delivery तू मेरा बच्चा नहीं है। You can't say this point. लेकिन पैटर्निटी हमेशा एक प्रिजम्पशन का मैटर है। ये सुनिए, पॉलीगैमी was allowed, polyandry was not allowed. Reason was this paternity. Okay, पॉलीगैमी अलाउड था कि वहां पे आपको पता है कि एक मैन 5 वुमेन के साथ शादी कर रहा है, पिता वही होगा। लेकिन एक वुमेन 5 लोगों के साथ अगर रिलेशन में है तो पिता कौन? दैट विल बी द कंफ्यूजन। और अरेबियन कंट्री में यही प्रॉब्लम थी। ओके, अरेबियन कंट्री में यही प्रॉब्लम थी और वहां के रूल्स आप सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। ये सुनो, तो वहां पे जो है अलग अलग तरीके के रूल्स बनाए गए थे अरेबियन कंट्री में पैटर्निटी पता करने के लिए। सो द वुमेन यूज्ड टू, उस वुमेन, फिर वो फ्लैग सिस्टम था, एक फ्लैग लगाती थी और उसके बाद अलग अलग सिस्टम था। तो छोड़ो, ओके, बहुत बड़ी कहानी रही है वहां पे, अभी फिर इस्लाम में नहीं चलते हैं। सो नॉट द फादर। ओके, तो अगर ये कहता है कि आई एम नॉट द फादर, लेकिन लॉ फिर भी मानेगा कि नहीं तुम ही हो फादर। क्यों? अरे सर मैं फादर क्यों? 3 महीने हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट्स अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ। कैन आई से द पॉइंट? ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना जाता है कि अगर किसी भी मैन के साथ उसकी शादी हुई है और जो नॉर्मल कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द मैरिज में किसी भी पॉइंट पे, 3 महीने छोड़ो, शादी के 3 मिनट के बाद भी अगर एक बच्चे का जन्म हो जाए तो फादर कौन है? जिससे उसकी शादी हुई। अब इसके बाद भी एक पॉइंट कहते हैं, फिर अगर मान लो कि सर शादी चलते चलते मैरिज यहां पे डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व 2 तरीके से होती है शादी, याद रखिएगा। देयर आर 2 ways टू डिसॉल्व द मैरिज, वन इज कॉल्ड द डेथ, अनदर इज कॉल्ड द डिवोर्स। तो मान लो कि कल जाके डेथ से या डिवोर्स
दोनों में से किसी से भी अगर मैरिज डिसॉल्व हो जाती है और वो उस वुमेन ने अगर शादी नहीं किया और 280 डेज में अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाए, 280 डेज का रूल है, तब भी याद रखिएगा इसका पिता वही माना जाएगा जिनसे उनकी शादी हुई थी। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर वो रिमेन्स अनमैरिड रहती है तो। सो अकॉर्डिंग टू द 280 डेज रूल, कि अगर डिवोर्स और डेथ के बाद भी रूल यही होता है कि 280 दिन का नियम है। द वर्ड इज डेथ और डिवोर्स, और वहां पे डिसॉल्व वर्ड लिखा है, डिसॉल्व। डिसोल्यूशन सिंपली मीन्स बाय डेथ और बाय डिवोर्स। दो शब्दों को पकड़ के रखिएगा, कोई कोई शब्द में तो डिसोल्यूशन में दो वर्ड ऐसे निकाल दो कि डेथ और डिवोर्स। बेरेक्ट पे कुछ ना कुछ कलाकारी करते रहिए। ओके, सो रिमेंबर दिस लाइन। तो आपको समझना होगा कि सर देयर आर द टू वर्ड्स, वन इज कॉल्ड द डेथ, अनदर इज कॉल्ड द डिवोर्स। अगर डेथ और डिवोर्स 280 दिन के बाद किसी बच्चे का जन्म होगा तो उसका फादर वही माना जाता है जिसकी डेथ हो गई है या जिससे डिवोर्स हो गया है। दिस इज द अनदर रूल। ये सुनो, लेकिन 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 ये सुनने में बड़ा गलत लगता है कि सर 3 महीने के बाद किसी बच्चे का जन्म हो जाए और आप जबरदस्ती कह रहे हो कि यही पिताजी हैं। सर लॉजिकल नहीं दिख रहा, लेकिन बट दिस इज सेइंग कि यस इट इज लॉजिकल। अच्छा, स्टीफन ने ऐसा ड्राफ्ट क्यों किया, पहले ये देखते हैं, समझने की कोशिश करेगा कि मैं कैसे 112 को समझा रहा हूं। 112 फिनिश्ड है कुछ ही मिनट में। ओके, स्टीफन ने 112 को ड्राफ्ट करने के पीछे मकसद क्या था? 112 को ड्राफ्ट करने के पीछे उसका मकसद था प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड। स्टीफन तो फिर भी सही था। स्टीफन कहता है कि भाई हम वैलिड मैरिज में बच्चे को लेजिटिमेट मानेंगे। सेक्शन 16 ऑफ द एचएमए, सेक्शन 16 ऑफ द एचएमए कोई पढ़ के देखे, वो कहता है जी अगर भाई बहन भी आपस में शादी कर ले तो बच्चा जो होगा वो लेजिटिमेट होगा। अगर वाइडेबल मैरिज में भी शादी हो जाए तब भी बच्चा क्या होगा? बच्चा लेजिटिमेट होगा। ये सेक्शन 16 1955 में तुम ड्राफ्ट कर रहे हो और इसे कह रहे हो कि सही है। और तुमसे पूछा गया 1955 में कि ये सही क्यों है, देन यू से सर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की क्या गलती? वो भाई बहन शादी किए, बच्चा दुनिया में आ गया, अब उसको क्या कहें? गेटिंग द पॉइंट। तो इसलिए वो प्रोटेक्शन बनाया गया था चाइल्ड के लिए। कैन आई से 112 वाज ड्राफ्टेड इन फेवर ऑफ अ चाइल्ड? यस और नो? तो उसको इस चाइल्ड के फेवर के लिए बनाया गया था कि हमें इसे कंक्लूसिव बना देना चाहिए, वो बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा। बट इस इंसान को भी देखना जरूरी था, तो इसे एक डिफेंस दिया गया, नॉन एक्सेसिबिलिटी। इसको कहा गया कि भाई अगर तुम ये प्रूफ कर दो नॉन एक्सेसिबिलिटी कि सर जिस वक्त वो बच्चा कंसीव हुआ था उस वक्त हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, ये सुनो, उस वक्त हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, तो उस कंडीशन में आप उस बच्चे के फादर नहीं माने जाएंगे। ये सुनो, तो एक सीन क्रिएट करता हूं आप लोगों के सामने, आप लोग बताइएगा कि नॉन एक्सेसिबिलिटी था कि नहीं था। ओके, एक एफ नाम का पर्सन है जो कि दुबई में रहता है। एफ नाम का एक पर्सन कहां रहता है? दुबई में। अब ये दुबई में रहता है, इंडिया आज तक नहीं आया है। ओके, इसकी शादी फिक्स्ड हो जाती है यहां मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में इसकी शादी फिक्स हो जाती है और शादी का मंथ था मार्च। तो मार्च में ये इंडिया आता है और वो जो लड़की है वो कहां की है? तो वो इंडिया से, ठीक है। तो द गर्ल इज फ्रॉम इंडिया, द मैन इज फ्रॉम दुबई। दिस मैन नेवर केम दिस कंट्री। ये अभी तक हिंदुस्तान कभी नहीं आया है, पहली बार ये हिंदुस्तान आया मार्च में। ओके, और मार्च में आता है और लड़की कहां से है? इंडिया से। तो मार्च में वो दुबई से इंडिया आता है, शादी करता है और फिर दुबई वापस चला जाता है। उसके 2 महीने के बाद देयर इज अ डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड। उसका 2 महीने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है। वो कहता है आई एम नॉट द फादर ऑफ द चाइल्ड। ओके, कहता है कैसे? सर नॉन एक्सेसिबिलिटी। वो किस बेसिस पे कहता है? क्योंकि लॉ तो यही मान रही कि तुम फादर हो, क्योंकि लॉ क्या मानेगी बच्चों? कि ही इज द फादर ऑफ द चाइल्ड। शादी के बाद कभी भी जन्म होगा, बच्चे के पिताजी कौन है? जिससे शादी हुई। वो कहता है कि सर नॉन एक्सेसिबिलिटी, मैं हिंदुस्तान इससे पहले कभी आया ही नहीं, तो पहली बार मैं मार्च में आया, इसका मतलब प्रेग्नेंट वो पहले ही हो चुकी थी। अगर उसके 2 महीने के बाद डिलीवरी हो रही है तो इसका मतलब 6-7 महीने पहले ही प्रेग्नेंट थी वो। ये सुनो, तो बोला सर मैं हिंदुस्तान पहली बार मार्च में आया और 2 महीने के बाद ये डिलीवरी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरी कोई एक्सेसिबिलिटी थी नहीं। जब वो कंसीव की मैं हिंदुस्तान कभी आया नहीं। तो बताओ बच्चों, क्या वो उसके फादर माने जाएंगे? क्या नॉन एक्सेसिबिलिटी है? ओके, नो, वो हिंदुस्तान नहीं आया, लेकिन क्या चेक किया कि लड़की दुबई गई कि नहीं गई? ये फोकस की कमी है। फैक्ट्स को सिर्फ वही तुम सुनना चाहते हो जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें कह रहा है। और मैंने कहा था कि लॉ स्टूडेंट को वो सुनना चाहिए कि न्यूट्रल माइंड रख के। यहां सब प्रिजुडाइज्ड होके सुन रहे हैं।
वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उनका दिमाग उनको दिखा रहा है, जबकि आपको दिमाग को अपना ब्लैंक रखना है और दोनों पक्षों की तरफ देखते रहना है। टू साइड्स को जो देखता है, ओके, वो होता है एक असली जुडिशियल एस्पायरेंट। आप सिर्फ इसको देख रहे हैं, ये दुबई से हिंदुस्तान नहीं आया, वो हिंदुस्तान। तुमने कभी पूछा कि ये जो इंडिया वाली लड़की है सर कभी दुबई गई? यहां पे नॉन एक्सेसिबिलिटी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये भी प्रूव करना पड़ेगा द गर्ल नेवर वेंट टू दुबई, क्योंकि एक साइड अभी ओपन है कि शायद वो लड़की दुबई चली गई होगी। लेकिन अगर प्रूफ कर दिया जाए, अब एक और फैक्ट्स लाया जाता है, दिस गर्ल हैज नो वीजा, नो पासपोर्ट एंड नो दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी पता है ना, वो बिना पासपोर्ट बिना वीजा के लेके जाता था। जैसे मान लो यू वांट टू गो टू अमेरिका, सर कैसे जाएं? बैंड में लाओ, सर ये सारंगी बजाता है, ओके, जाए गए यहां से 35, 5 को छोड़ दिया, 30 को वापस लेके आ गया। गेटिंग द पॉइंट? विदाउट वीजा, विदाउट पासपोर्ट आप अगले कंट्री में पहुंच गए। ओके, तो ये भाई साहब करते थे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये लड़की ना तो वीजा है इसके पास, ना तो पासपोर्ट है, ना ही दलेर मेहंदी है। तो नाउ टेल मी, ओके, कैन आई से कि नॉन एक्सेसिबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड? द आंसर विल बी यस। आपका जवाब होगा कि सर अब नॉन एक्सेसिबिलिटी दिख रही है, क्योंकि वो कभी आया नहीं, ये कभी वहां गई नहीं, तो उनका एक्सेस कैसे हुआ? इसका मतलब है कि वो चाइल्ड किसी और का है। पॉइंट टू बी नोटेड। ये सुनो, चलो अब सीन को चेंज करते हैं। तो समझ गए ये नॉन एक्सेसिबिलिटी होगा। ओके, तो ऐसे दिखाना होगा। अब एक सीन और देते हैं तुम लोगों को, तुम लोग बताना कि नॉन एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं। ठीक, लड़की दिल्ली से, द गर्ल इज फ्रॉम दिल्ली, बॉय इज फ्रॉम हरियाणा। ओके, लड़का जो है वो हरियाणा से। ठीक, दिल्ली की लड़की मथुरा की गाय, फूटी हो किस्मत तभी बाहर जाए। ये सुनो, एक लाइन कहा जाता है हिंदुस्तान में कि दिल्ली की लड़की और मथुरा की गाय, अगर फूटी हो किस्मत तभी बाहर जाए। कहने का मतलब है कि अगर आप दिल्ली में बॉर्न अप हुए हैं, ब्रॉट अप हुए हैं, एक लड़की, और उसको दिल्ली से बाहर कोई भी स्टेट भेज दो, इट्स यूजलेस। जितना इंडिपेंडेंस, जितना पावर में यहां पे लाइफ जीने के बाद आपको लगने लग जाता है दूसरे स्टेट में कि भाई क्या करें यहां। और मथुरा में अगर कोई गाय है और उसको अगर बाहर वहां कर दिया जाए, जितना सम्मान गाय को मथुरा में, तो कभी यूपी भेजो, फिर कबाब का जो मजा है। ये सुनो, गाय में, अच्छा लोगों को लगता है सिर्फ मुस्लिम्स, ये गलत फहमी है, भ्रम हटा दो। ओके, कि सिर्फ मुस्लिम्स ही जो है वो बाकी जानवर खा रहे हैं, वो तो भाई लेस खा रहे हैं, सबसे ज्यादा हिंदू खा रहे हैं। यू कांट बिलीव दिस पॉइंट। और ये जब मैं लाइन कहता हूं सबको लगता है, ऋषि कपूर क्या बोलता है, पब्लिकली रिकॉर्ड पे आके कहता है ये लाइन, ओके आपका हिंदू है ना भाई, कहता मैं तो खाता हूं बीफ, नोबडी कैन स्टॉप मी। तो ये भ्रम हटा दीजिए कि जो ये भ्रम पाल के रखे हुए हैं कि जिसको जो खाना वो खाएगा। जिन्ना पिया शराब, पॉर्क सब खाया, ओके, नहीं रोक सकते भाई, मुस्लिम है तो थोड़ी कि वो रूल्स फॉलो। इसलिए मैं कहा था कि अगर गर्ल है तो जरूरी थोड़ी कि एंटी फेमिनिस्ट नहीं होगी। मैक्सिमम गर्ल्स आर एंटी फेमिनिस्ट। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, इसका जेंडर वेंडर से कोई लेना देना नहीं। ओके, आपकी साइकोलॉजी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग समझने की कोशिश करें, ध्यान से सुनिएगा। तो पॉसिबल है, थोड़ा मुश्किल है, ये सुनो। सो द गर्ल इज फ्रॉम दिल्ली, द बॉय इज फ्रॉम हरियाणा। ओके, दोनों दिल्ली हरियाणा में है और इनकी शादी फैब में हुई। ठीक है, फैब में शादी हुई, ये सुनो। और जो है मार्च में एक बच्चे का जन्म हो गया। ओके, मार्च में एक बच्चे का जन्म हुआ, उसी साल। भाई दिमाग तेज है बंदे का, ठीक है, अब इसको बोलते हैं दिमाग। ठीक है, ये भी बात पूछना जरूरी नहीं कि सर मार्च बार बार बोल रहे हो, कितने साल के बाद मार्च। ठीक है, ये यूपीएससी के लेवल का बंदा है, तो इसने कहा कि भाई मार्च मतलब सेम ईयर। ओके, सो लेट्स इमेजिन दिस इज 2022 एंड 2022 मार्च, ये सुनो, तो मार्च में उसका जन्म हो गया। हस्बैंड कहता है नॉन एक्सेसिबिलिटी, हस्बैंड कहता है नॉन एक्सेसिबिलिटी सर, जिस वक्त वो कंसीव किया गया वो बच्चा, मेरा कोई एक्सेसिबिलिटी था ही नहीं। क्या हस्बैंड का डिफेंस एक्सेप्ट करोगे, यहां नॉन एक्सेसिबिलिटी है या फिर नहीं है? नहीं, दैट्स अ पॉइंट। अब मैंने इतना नहीं बताया तुम्हें। अच्छा, लेट्स इमेजिन कि दोनों साथ रहते थे, इससे पहले जो है सेम कॉलेज में पढ़ते थे ये दोनों, एक्सेसिबिलिटी है? ओके, क्या आप कॉलेज कितना पहले? सो लेट्स इमेजिन किससे जो है जितने भी दिन पहले वो कंसीव की थी उस दौरान वो कॉलेज में साथ ही थे, जब कंसीव कर रही थी वो उस दौरान वो कॉलेज में साथ में थे। आप बताओ, एक्सेसिबिलिटी और नॉन एक्सेसिबिलिटी?
अब मुझे ये बताओ कि भाई जिस वक्त कंसीव की उस वक्त वो लोग साथ में ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। पॉइंट टू बी नोटेड। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हस्बैंड सेज नॉन एक्सेसिबिलिटी, क्या आप लोग मानेंगे नॉन एक्सेसिबिलिटी? बट यहां पे कोर्ट ने कहा कि यस नॉन एक्सेसिबिलिटी है, ही वॉज इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट था। तो इंपॉर्टेंट इंसान अगर साथ में भी रहे तब भी नॉन एक्सेसिबिलिटी मानी जाएगी। ओके नहीं, वो तुम्हें सोचना था ना कि साथ में रहते भी नॉन एक्सेसिबिलिटी कैसे हो सकती है, वो मैं तुमको एक एक पॉइंट बताते जा रहा हूं। ओके ढंग से तुम्हें सोचना है, मुझे तो आधा ही फैक्ट्स दूंगा। तुमको लगता है डीजीएस का क्वेश्चन पेपर उठा के देख, आपको लगता है सारे इंफॉर्मेशन देते हो? कभी नहीं देते, कुछ नहीं बताएगा वो, फिर भी आपको सोचना है। रिमेंबर दिस पॉइंट। तो इसलिए जितना बोला जा रहा था उससे आगे सोचे, और कुछ नहीं भी बताए तो पता चल गया ना, अब लिख दोगे, बस ये भरोसा दिला कि सर लिख देंगे, नहीं लिखे तब प्रॉब्लम। ओके इस बच्चे का साइकोलॉजी कभी समझे हो कि क्या होगा? जिसके ऊपर ऐसे, जिस बच्चे का केस ऐसा चल रहा होगा, छोटा सा एक बच्चा है, ये बच्ची है, उसको पूरा समाज, पूरी दुनिया उसको किस नजर से देखेगी और बात करेगी। ये सुनो, सो पॉइंट टू बी नोटेड कि ये इतना आसान नहीं है। हमें लॉ के फॉर्म में है हम लोग, ओके तो इसलिए हमारे लिए आसान है, हमें इंटरेस्ट आ रहा है, बट आपको क्लाइंट को सोच के ये डिसीजन देना है, ऐसे नहीं। ठीक है, सो रिमेंबर द लाइन वेरी केयरफुली। ओके इंडिया डज नॉट नो द रिलेशनशिप, ओके वर्जिनिटी, रिलेशनशिप, ये सब दीज आर द यूजलेस थिंग इन द कोर्ट। अभी अभी थोड़ा सा लिव इन को रिकॉग्निशन थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हुआ, उसमें भी डी वेलुस्वामी क्या कहता है कि भाई 2 पर्सन लिविंग टुगेदर एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, वी विल प्रिज्यूम दैट द हस्बैंड वाइफ, वहां पे भी हस्बैंड वाइफ ही ला रहे हैं। इंडिया में शादी वर्ड से निकल पाना बड़ा मुश्किल। यहां बच्चे के जन्म से लेके ही शादी की तैयारी हो जाती है। लड़की जन्म ले ले उसी दिन उसके पिताजी को क्या टेंशन हो जाती है, यार इसकी शादी के लिए जोड़ रहे हैं। अरे आप जुड़ पाओगे उस दौरान, ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि उस दौरान तक आप भी रहोगे कि नहीं, टेंशन में है सब। ये सुनो, सो रेवंत उसको अपनी जिंदगी का पता नहीं कि भाई तुम जुड़ पाओगे, नहीं हम लड़की के लिए जोड़ रहे हैं। ओके क्या गारंटी है कि आप उस दौरान तक टिक के पाओगे? गए पिताजी, लड़की नहीं करेगी शादी, करेगी। सब इमोशनल गेम चल रहा है यहाँ पे। सुनने में बुरा लगता है, नहीं सर हम जिंदगी, अरे किसके पिताजी के जाने के बाद कौन सी लड़की ने शादी ना किया हो? 1 साल 2 साल पापा गए, बात खत्म। ठीक है, जीवन में यह है, दुख में सर संभाला इसने, इसको भूल जाऊं? बोले नहीं, इसको कैसे भूलोगे, शादी इसी से होगी। रिमेंबर द लाइन, ये सब हार्डकोर रियलिटी है, और इसलिए मैं यहां रियलिटी में बात करता हूं। भ्रम की बातें दुनिया में भ्रमित करने के लिए करें। ओके रिमेंबर दिस पॉइंट। सो टेक केयर ऑफ द पॉइंट वेरी केयरफुली। यहां पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वर्ड यूज किया गया है, तो ये पॉइंट है। अब एक अभी रुको, इसका एक बड़ा गेम तो अभी बाकी है। अभी तक चल रहा था एक डिफेंस, नॉन एक्सेसिबिलिटी। नॉन एक्सेसिबिलिटी वॉज द ओनली डिफेंस अवेलेबल अगेंस्ट 112, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा नाम तो हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को यह भी बहुत चिंता होती है कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और वहां पे हमारा नाम नहीं आया। ओके तो फिर उनको चिंता हुई कि हम कैसे जाने जाएंगे। तो एक लैंडमार्क जजमेंट आया, आपके बेरेट में भी है, नंदलाल बड़वई वर्सेस लता नंदलाल बड़वई। सुप्रीम कोर्ट अचानक सनक गई। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस आदमी को बचाने की जिम्मेदारी हमारी भी है। बोला क्या करोगे? बोला सर नॉन एक्सेसिबिलिटी के अलावा हम इसको एक और ऑप्शन देते हैं, डीएनए। इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया डीएनए को। अब देखना सुप्रीम कोर्ट की कितनी बड़ी बेवकूफी। ओके जो मैं इससे भी यही बोल सकता हूं, बाहर निकलते बोलूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज सेड द पॉइंट। ठीक है, और जितने भी वकील हैं सब ऐसे बोलेंगे, यही तक सिर्फ बोल सकते हैं कि महा बेवकूफी वाला स्टेटमेंट है और ये डिसीजन है। क्यों? सुनो, लेकिन तुम लोगों को ये लाइन कभी मत बोलना इंटरव्यू में। यू हैव टू से सर व्हाट अ डिसीजन इट वाज। ओके आई एम टेलिंग दिस इज चेंज द फिलॉसफी ऑफ दिस कंट्री आफ्टर दिस लैंडमार्क जजमेंट ऑफ नंदलाल बड़वई। ओके रिमेंबर दिस पॉइंट। सो यहां क्या लाइन लिखा गया? नंदलाल बड़वई वर्सेस लता नंदलाल बड़वई। अगर आप लोग देख रहे होंगे, यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक और मेथड है जिससे ये अपने आप को प्रूव कर सकता है कि आई एम नॉट द फादर ऑफ द चाइल्ड, एंड दैट मेथड इज नोन एज डीएनए। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया इस केस में कि सर डीएनए को एंट्री क्यों दे रहे हैं? तो बोलता है देखो, जब स्टीफन ने ड्राफ्ट किया 1872 में, दैट टाइम डीएनए वाज नॉट देयर, एंड नाउ डीएनए वर्ल्ड में आ चुका है और इट इज गिविंग यू द गारंटी ऑफ द ट्रूथ, एंड वी आर सिटिंग हियर फॉर द ट्रूथ, सो लेट द ट्रूथ कम आउट, लेट द ट्रूथ कम आउट। ये सुनो, तो इन्होंने कहा कि ट्रूथ को सामने आने दिया जाए, और यह सिर्फ एक रूल ऑफ प्रिजम्पशन है। क्या है भाई?
12 112 क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ, प्रिजम्पशन का ही तो रूल है ना। तो हम जो है इसको लेके आएंगे, डीएनए को लेके आएंगे। ये सुनो, रिमेंबर दिस लाइन, डीएनए हम लेके आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या ये भूल गई कि बनाया क्यों गया था इसे? इस पे जितना कम एक्सेप्शन रखा जाए उतना ज्यादा अच्छा है। दिस वॉज प्रोटेक्टेड, दिस वॉज ड्राफ्टेड फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड। और आप इतना ओपनली ओपन कर रहे हैं गेट्स कि भाई उस कंडीशन में जो प्रोटेक्शन उसको मिला है वो प्रोटेक्शन टेक अवे हो जाएगा। So this was drafted with the purpose of the protection of the child, and what are you doing right now? You are saying that DNA will always be will also be allowed. एक डिफरेंस दे के रखा है, काफी नहीं। अब ये डीएनए की एंट्री करा के क्या करा? अब बच्चा बहुत हद तक क्वेश्चन मार्क में हो सकता है। हर बार कोई भी इंसान कह सकता है सर डीएनए करा लो, आई एम नॉट द फादर ऑफ द चाइल्ड। सर डीएनए करा लो, आई एम नॉट द फादर ऑफ द चाइल्ड। सर डीएनए करा लो, आई एम नॉट द फादर ऑफ द चाइल्ड। इन एवरी सिचुएशन देयर विल बी अ ट्रॉमेटिक सिचुएशन। उस फैमिली के लिए, उस बच्चे के लिए बहुत एक, और डीएनए में आ गया कि भाई फादर नहीं है तो फादर नहीं। आप ये मर्डर कर देता है, इसको छोड़ देते हो। आप इस बच्चे क्यों नहीं, आई एम थिंकिंग ऑफ द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, ये मर्डर कर देता है, इसको छोड़ देते हो। ये पार्टनरशिप में लाइबल नहीं होता है, 30 में बोलता है जी बेनिफिट मिलेगा, नुकसान नहीं झेलेगा। मोहरी बीवी में कहते हो कि वाइड एब इनिशियो माना जाएगा एग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्ट। हामा में बोलते हो कि बेनिफिट देखा जाएगा, माइनर का बेनिफिट देखा जाएगा, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन। और आप हर केस में बोलते रहे वी आर द पेरेंट ऑफ यू, वी आर द पेरेंट्स ऑफ यू। हर केस में माइनर के लिए कोर्ट क्या कहती है कि वी विल बिहेव लाइक अ पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड। अचानक तुम डीएनए की एंट्री करा के इस बच्चे का क्या करने वाले हो? इसको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ था, चलो जो भी हो, नहीं हो, इसको प्रोटेक्ट करने पे जोर देना चाहिए ना। स्टीफन हैड अ गुड माइंडसेट कि उसने एक छोटा डिफेंस दिया था इसे। आपने तो फ्लड गेट ओपन कर दिया। बट इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन और है, बोलता है डीएनए इज नॉट अ रूटीन परमिशन व्हिच यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम द कोर्ट। इन एवरी केस वी विल नॉट ग्रांट द डीएनए। हर केस में आके बोलोगे आई एम नॉट द फादर, डीएनए ग्रांट कर दो, कोर्ट विल नॉट ग्रांट। डीएनए इज नॉट द रूल, इट इज वर्क्स एज एन एक्सेप्शन इन द कोर्ट। कोर्ट के पास है, अगर वो परमिट करेगी तब डीएनए, और नहीं करा तो नो डीएनए। तो ये एक उनका प्रोटेक्शन वाला पॉइंट है जिसके कारण उनका क्रिटिसिज्म थोड़ा बच जाता है। वरना अगर ये लाइन हटा दिया जाए इनके दिमाग से, ओके, तो फिर इस कंडीशन में एक फ्लड गेट ओपन कर रखा है आपने। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम परमिट करेंगे तभी डीएनए हो सकता है, अदरवाइज डीएनए नहीं अलाउड होगा। ओके, तो हर केस में डीएनए नहीं करा पाओगे तो आपको रिपोर्ट, आपको वहां से कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, ये सुनो। लेकिन अगर ले लिया तो फिर डीएनए होगा। मेरा एक मानना था कि डीएनए का गेट ही ओपन नहीं करना चाहिए। ओके, लेकिन ये कहते हैं जस्टिस के लिए जरूरी था और साइंस आ चुका है तो हमें कर देना चाहिए कि इस इंसान की भी क्या गलती। लेकिन इस इंसान से और इस बच्चे में देखा जाए तो आपको इधर आना चाहिए ना कि उधर। ओके, और इसको अनफेयर नहीं कहेंगे। अनफेयर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि प्रोटेक्शन यहां पे, अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ठीक है, अगर नहीं भी है तब भी ये चाइल्ड तो प्रोटेक्टेड है। एक अनाथ बच्चों को भी आज प्रोटेक्शन, और आपको जेजे में रिहेबिलिटेशन दिखता है, एक ऑलरेडी जो रिहेबिलिटेड है उसको घर से बाहर निकालने के चक्कर में हो। दैट्स द पॉइंट। आप जेजे एक्ट में क्या करते हो? एबंडन चाइल्ड, ये चाइल्ड, वो चाइल्ड को घर देने की कोशिश, और जिसका ऑलरेडी घर है उसका घर छीनने की कोशिश। कि सुनो, सो दिस इज नॉट द राइट इंटरप्रिटेशन, एक अच्छा नहीं माना जा सकता। लेकिन उन्होंने जो ये बात कह दी है कि वी विल नॉट ग्रांट द ऑर्डर इन एवरी केस अनलेस एंड अंटिल वी सी दैट कि दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड। बट जिस तरीके से इन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं ना डीएनए के, इससे लग नहीं रहा है कि ये फ्लुएंट नहीं हो रहे हैं। लगभग केस में तो हम लोग देखिए तिवारी के केस में मिल गया डीएनए। ओके, तो हर एक केस में तो आप डीएनए ऑर्डर दे ही दे रहे हो, तो भाई प्रोटेक्शन तुम्हारा चल कहां रहा है? So this was so Stephen was good drafter. He had this idea that we have to protect this child. That's why he opened only a small gate for that. And that was only the non-accessibility. But आपने तो फ्लड गेट ओपन कर रखा है। ओके, और प्रैक्टिकली दिख नहीं रहा है जो बात कहे थे। ओके, बोलना तो आसान होता है कि भाई हम ये नहीं लेके आएंगे, वो नहीं लेके आएंगे, लेकिन जब काम होना शुरू हुआ तो आपने स्टार्ट कर दिया। ओके, सो टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट। आई होप आप लोग थोड़ा समझ पाए होंगे 112 के गेम को। सो दिस इज द अनदर थिंग यू शुड रिमेंबर। ये था 112 जिसमें कॉन्क्लूसिव प्रूफ का गेम है, और कॉन्क्लूसिव प्रूफ का एक ब्रेकेज आपको दिखाई देता है। एक मात्र सेक्शन है जो कॉन्क्लूसिव प्रूफ पे एविडेंस अलाउ करने की बात करता है, बाकी किसी में नहीं। 113 पढ़ के देख लो, नहीं है। 41 पढ़ के देख लो, नहीं है। सिर्फ 112 में एक डिफेंस दिया गया है। एक डिफेंस लॉ ने दिया था, एक डिफेंस कोर्ट ने बनाया। तो अभी आज के तारीख में 112 पे 2 डिफेंस है, नॉन एक्सेसिबिलिटी एंड डीएनए। आई होप द पॉइंट इज क्लियर।